दोस्तों फिजिक्स क्लास में आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो है आगे चलेगा टॉपिक। इससे पहले उष्मा एवं उष्मागतिकी के बारे में पार्ट ए और पार्ट बी चल चुका है और पार्ट सी आज होगा उष्मा एवं उष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में। आज थर्ड डे है उष्मा एवं उष्मागतिकी का, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। आज उष्मा का संचरण देख लेते हैं। हीट ट्रांसमिशन, उष्मा का संचरण। उष्मा का संचरण बोले थे चालन विधि से, दूसरा हो गया संवहन विधि से, और तीसरा कौन हो गया विकिरण विधि। बोले थे ना, उसको रिविजन कर लिया जाए। चालन विधि क्या है देख लीजिए। जब किसी पदार्थ में विद्यमान अणु स्थान परिवर्तन किए बिना उष्मा का स्थानांतरण समीप के अणु में कर देते हैं, इसके फलस्वरूप संपूर्ण वस्तु गर्म हो जाती है, तो यह प्रक्रिया चालन कहलाती है। चालन समानता कहाँ होता है? ठोस माध्यम में होता है चालन। इसमें बोले थे आपको ठोस माध्यम क्या कहते हैं, चालन जो होता है ओनली फॉर कहाँ? ठोस माध्यम में ही चालन होता है। इसमें होता है क्या है, स्थान परिवर्तन किए बिना उष्मा का स्थानांतरण जो है समीप, जैसे मेरे आप बगल में, हमसे आप में हिट गया, उससे बगल वाला में हिट गया, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें स्थान परिवर्तन नहीं करता है ना, समझे। इसमें होता क्या है, समीप में जो है ना उसी के साथ जो है उष्मा का स्थानांतरण होते जाता है, समझे। जैसे बोले थे ए बी सी डी 4 व्यक्ति है, ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में चला गया, ठीक है। यही कौन चीज चालन है। चालन कहाँ होता है समानता? ठोस वस्तु में चालन होता है। संवहन देख लीजिए। जब माध्यम के कण स्वयं स्थानांतरित होकर उष्मा का प्रसार करते हैं तो यह प्रक्रिया संवहन कहलाते हैं। और संवहन जो है ना 2 अवस्था में होता है, गैस और द्रव और गैस में। द्रव और गैस में होता है उष्मा का संचरण, जिसको कहते हैं कुछ संवहन, कन्वेक्शन, ठीक है। आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी 4 व्यक्ति है, ठीक है, तो क्या करेगा, ए से डायरेक्टली डी में चल जाएगा, समझे। तो संवहन देखिए क्या है, जब माध्यम के कण स्वयं स्थानांतरित होकर उष्मा का प्रसार करते हैं तो इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। और संवहन जो होता है द्रव और गैस में उष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है, समझे। अब वायुमंडल का गर्म होना, ये क्या है, संवहन का उदाहरण है। दूसरा गया रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर का ऊपर स्थित होना, यदि उदाहरण दूसरा हो गया। पहला हो गया वायुमंडल का गर्म होना, और दूसरा हो गया रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर का ऊपर स्थित होना। विकिरण देखिए, रेडिएशन क्या है। रेडिएशन देखिए क्या है, इस प्रक्रिया में यानी रेडिएशन की प्रक्रिया में उष्मा बिना किसी माध्यम के सीधी कणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, समझे। इसमें है क्या, इसमें मीडियम का जरूरी नहीं है। जैसे अपन उदाहरण पढ़े थे, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसे बोले थे ना तरंग 2 प्रकार की, बोले तो अयांत्रिक तरंगे, दूसरा बोले थे कौन सी, यांत्रिक तरंगे। तो अयांत्रिक तरंगे का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसको विकिरण भी बोले थे, जो 7 गो था, याद है। विकिरण जो 7 गो था, या विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 गो था, उसका ऑर्डर बता दिए जाते। तो सब तो पहला रेडियो वेव यानी रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, दूसरा था माइक्रोवेव्स, और तीसरा क्या था, इंफ्रारेड, चौथा था विजुअल, पांचवा था अल्ट्रावायलेट यूवी रे, और छठा कौन सी था, एक्स रे, और लास्ट गामा रे था। उसमें बताए थे आपको रेडियो एक्टिव वेव का जो तरंग सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, और सबसे कम होता है गामा रे। ऑर्डर इसको देखना है, ऑर्डर बहुत जरूरी है, समझे। अब इसमें जो है हम आपको बोले भी थे कि क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसका होता है, गामा रे। ऊर्जा भी सबसे अधिक होता है गामा रे, समझे। भेदन क्षमता भी होता है गामा रे, इसको कहते हैं क्रिएटिंग पावर इंग्लिश में, समझे। और ऊर्जा सबसे कम किसमें होता है, रेडियो वेव, बहुत बढ़िया। और उसमें जो है ऊर्जा भी कम रहता है, फ्रीक्वेंसी भी कम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, विकिरण क्या है, इस प्रक्रिया में उष्मा बिना किसी माध्यम के सीधे किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। उदाहरण हो गया जैसे सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। उष्मा जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो विकिरण के रूप में पहुंचती है, रेडिएशन के रूप में पहुंचती है। बोले थे इसमें माध्यम का जरूरी नहीं है, किसी भी मीडियम में जो है विकिरण जा सकता है, समझे। आगे देख लीजिए, उष्मा का चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। किसी पदार्थ में चालन द्वारा उष्मा का संचरण उष्मा चालकता कहलाती है। और क्या कहते हैं, उष्मा चालकता परिघटना पदार्थों की इस पर प्रकृति नेचर पर निर्भर होता है, समझे। न्यूटन का शीतलन का नियम,
न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है? न्यूटन के इस नियम के अनुसार, यानी न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी भी पिंड या वस्तु के ठंडा होने की दर का मान क्या कहलाती है? वस्तु के चारों ओर के वातावरण के तापमान के समानुपाती होता है। देख लीजिए न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है, फिर देख लेते हैं। न्यूटन के इस नियम के अनुसार, यानी न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी भी पिंड या वस्तु के ठंडा होने की दर का मान वस्तु के चारों ओर के वातावरण के तापांतर के समानुपाती होता है। किसी विषय के ठंडे होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग, वस्तु के पृष्ठ के क्षेत्रफल एवं उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी जो है शीतलन का नियम है ना, तीन चीज पर आपको जो है डिपेंड करता है। जैसे हो गया किसी वस्तु के ठंडे होने की दर पर और वस्तु के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, समझे। आप देखिए आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, वह पिंड जो अपने पृष्ठ पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, तो आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका क्या कहता है। इसमें होता क्या है, विकिरण को जो है ना संपूर्ण रूप से अपने ब्लैक होता है ना, ब्लैक जैसे हम कहते हैं ब्लैक जो कपड़े की होता है, क्या कहता है, अवशोषित कर लेता है। आदर्श कृष्णिका या कृष्णिका क्या किसी बार पढ़ देते हैं, वह पिंड जो अपने पृष्ठ पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण यानी होल विकिरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका कहलाती है। काजल तथा प्लेटिनम की कालिक, इंग्लिश हो गया लैंप ब्लैक एंड प्लेटिनम ब्लैक, को लगभग पूर्ण कृष्ण पिंड माना जाता है। काजल तथा प्लेटिनम की कालिक को लगभग क्या माना जाता है, पूर्ण कृष्ण पिंड माना जाता है। इसको बोले थे परफेक्ट ब्लैक बॉडी, क्योंकि ये आपतित उष्मीय विकिरण को लगभग 96 से 98% यानी 96% क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। किरचॉफ का नियम देख लीजिए। किरचॉफ लॉ क्या होता है, इस नियम के अनुसार, यानी किरचॉफ के लॉ के नियम के अनुसार इसका क्या है, अच्छे अवशोषक और अच्छे क्या होता है, उत्सर्जक, यानी जितना अच्छे अवशोषक या अच्छे उत्सर्जक। हाँ, ये किरचॉफ का नियम का उदाहरण है, यानी जितना अच्छा उष्मा को आप अंदर ले लेता है उतना जल्दी उष्मा को बाहर भी कर देता है। यही है किरचॉफ का नियम, समझे। देखिए इस नियम के अनुसार, यानी किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या है, अच्छे अवशोषक अच्छे क्या होते हैं, उत्सर्जक होते हैं, तथा बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। यानी जो अच्छा अवशोषक करेगा वो अच्छा तो फिर क्या करेगा, उत्सर्जित भी करेगा, और क्या कहते हैं बुरा अवशोषक करेगा तो बुरा उत्सर्जित, यानी कम अवशोषित करेगा तो कम उत्सर्जित करेगा, समझे। यानी कम जो है आपको अवशोषित करेगा तो क्या कम उत्सर्जित भी करेगा। यही क्या है किरचॉफ का नियम है, समझे। खाना जैसे उदाहरण देख लीजिए क्या है, खाना पकाने वाले बर्तन की तली काली एवं खुरदरी बनाई, इसका जो होता है काली एवं खुरदरी इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या कहते हैं उसमें क्या करें अपने अंदर। आप एग्जाम्पल आपको बताए थे, किसमें याद है, कुछ हॉल के बारे में, थिएटर के बारे में। खुरदरी क्यों बनाया था, ताकि क्या कहते हैं वो जो आवाज़ नहीं गूंजे ना, क्या कहते हैं उसमें जो है ना आपको ध्वनि को क्या अवशोषित करता है, इसलिए काला बनाया था। इसमें भी देखिए क्या है, खाना पकाने वाले बर्तनों की तली काली एवं खुरदरी बनाई जाती है, समझे। ठंडा लगेगा नियम है। आगे देख लीजिए परीक्षा विषय देख लीजिए क्या है, बाहरी मुद्दाओं से नहीं भटकना है, फोकस देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, परीक्षा विशेष में क्या है, गर्मी के दिनों में सफेद कपड़ा पहनते हैं, जो करते हैं उसके बारे में देखते क्या है। क्योंकि सफेद कपड़े उसमें विकिरण के बुरे विकिरण को यानी वे विकिरण को परावर्तित कर देते हैं। इसके विपरीत रंगीन कपड़े उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, अतः जाड़े के दिनों में गहरे रंग के रंगीन कपड़े अधिक पहनते हैं। होता क्या है, गर्मी के दिनों में जो हम क्या कहते हैं व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, उसका अच्छा जो है क्या डिफेक्ट ज़्यादा से रिफ्लेक्ट कर देता है, समझिए, कम अवशोषक करता है। लेकिन ब्लैक कपड़ा क्या होता है, अधिक से अधिक क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, समझे, कम उत्सर्जित करता है। इसलिए ठंडी का समय कहता है ब्लैक कपड़ा, सर्दी का समय कहता है ब्लैक कपड़ा पहनने के लिए कहता है ना। और उसके बाद जो है आपको गर्मी के समय में कौन सा कपड़ा, वाइट कपड़ा, समझे। अब आगा देख लीजिए, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें क्या होती है, बहुत ठंडा होती है। क्यों, अभी पढ़े किरचॉफ का नियम के बारे में, जो अच्छा अवशोषक और अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें है क्या, रेगिस्तान
में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती है, क्योंकि रेत उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है और वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। रेत क्या है? उष्मा का अच्छा अवशोषक जितना एवं वो उत्सर्जक। अवशोषक लेता है उतना क्या छोड़ता भी है छोड़ता ऊपर। इसलिए जो है ना देखिएगा वहाँ पे जहाँ पर पहाड़ी इलाका क्या कहते हैं, बहुत जल्दी रेगिस्तान गर्म होता है, बहुत जल्दी जहाँ ठंडा भी होता है। हाँ बहुत जल्दी गर्मी होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। इसलिए वहाँ पर ठंडा भी अधिक लगता है और गर्मी भी अधिक लगता है। रेगिस्तान। हाँ रेगिस्तान से समझे, क्योंकि जितना लेता है उतना जो है ना छोड़ भी देता है। नहीं बोले किचौक का नियम का भी चौक का होता नियम है। है। देख लीजिए रेगिस्तान में दिन जो है बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती है, क्योंकि रेत उष्मा का अच्छा अवशोषक वो अच्छा क्या होता है उत्सर्जक भी होता है। दिन के समय में रेत जो है सूर्य से उष्मा को क्या कर लेती है, अवशोषित करके अवशोषित कर लेती है। शीघ्र गर्म हो जाती है और अच्छा अच्छा उत्सर्जक और रात में अपनी उष्माशीलता से उत्सर्जित कर देती है। हाँ अपनी उष्माशीलता क्या कर सकती है, उत्सर्जित करके ठंडी हो जाती है। हल्के अंधेरे कमरे में एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में भी क्या हो अधिक चमकेगी। सफेद व चमकदार सतह उष्मा की क्या होती है, बुरी अवशोषक तथा बुरी उत्सर्जक होती है। समझ गए, इसलिए हम लोग व्हाइट कपड़ा जो पहनते हैं गर्मी के दिन में। सफेद कपड़ा क्या होता है, सफेद व चमकदार सतह क्या होता है, गर्मी को उतना उत्सर्जित नहीं करती है। नहीं उत्सर्जित ज़्यादा करेगी ना व्हाइट कपड़ा। व्हाइट कपड़ा। हाँ क्या कर इसमें है क्या, व्हाइट कपड़ा में क्या है, उष्मा की बुरी तरह से अवशोषित और बुरी तरह से उत्सर्जित है, यानी कम मात्रा में अवशोषित करता है और कम मात्रा में क्या करता है उत्सर्जित करता है। इसलिए सफेद व चमकदार जो है, सफेद व चमकदार सतह के बारे में बोल रहा है, क्योंकि व्हाइट कपड़ा में ज़्यादा करके उत्सर्जित कर देती है ना, जितना लेती है उतना उत्सर्जित कर देती है, इसलिए हम पढ़ते हैं। देखिए सफेद व चमकदार सतह के बारे में बोल रहा है, उष्मा की बुरी अवशोषक तथा बुरी उत्सर्जक होती है। सफेद व चमकदार सतह के बारे में बोल रहा है, सफेद के बारे में समझे। लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर हरा रंग की वस्तु उत्सर्जित करती है, समझिएगा। लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करती है। इस लोहा गर्म हो जाता है। हाँ तो इसमें हरा ग्रीन लाइट में उत्सर्जित करेगी, इसलिए लाल कांच की गेंद को गर्म करके अंधेरे कमरे में देखा जाए तो वह हरी दिखाई देती है। यानी क्या कहते हैं, लाल कांच की गेंद को गर्म करके अंधेरे कमरे में रखा जाए। लाल कांच की गेंद क्या होगा? लाल कांच की मतलब क्या कहते हैं, वो कांच वाला कांच समझते हैं, गला जिसको करते हैं कांच, उसका जो है गेंद बनता है वो, उसको जैसे आप गर्म किया जाए तो हरा हो जो आप अंधेरा में दीजिएगा ना तो हम क्या कहते हैं हरा टाइप से दिखाई, और हरा को गर्म करेंगे तो लाल हो जाएगा। हाँ हरा को यदि क्या और देख लीजिए वही हरा दिखाई देती है, और हरे कांच को पर्याप्त रूप से गर्म करने पर वो कैसा होगा, फिर लाल दिखाई देती है। स्टीफन का नियम देख लीजिए, स्टीफन लॉ, इस नियम के अनुसार किसी भी पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित उष्मा का मान उसके परम शुद्ध तापमान एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोले थे कितना होता है, कितना केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, परम शुद्ध तापमान कितना 0 केल्विन या -263.15 डिग्री सेल्सियस, बोले थे कल ही बोले थे। परम शुद्ध तापमान की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। स्टीफन के नियम के अनुसार देखिए, स्टीफन के नियम के अनुसार क्या था, किसी भी पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित उष्मा का मान उसके परम शून्य तापमान की चतुर्थ घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। यह नियम केवल आदर्श कृष्णिकाय के लिए ही लागू होती है। ई समानुपाती क्या है, T को पावर 4। देखिए विन का विस्थापन नियम क्या है, विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब किसी पिन का ताप बढ़ाया जाता है तब उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा को जब किसी पिन का ताप बढ़ाया जाता है तब उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य घटती जाती है एवं दिए गए ताप पर इस तरंगदैर्घ्य का मान परम ताप के विस्फोटनानुपाती हो जाती है। देखिए उष्मागतिकी देखिए, थर्मोडायनामिक्स, इससे पहले हीटे बारे में पढ़े थे, अब उष्मागतिकी बारे में। उसमें ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा आदि के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाती है, उष्मागतिकी कहलाती है। उसमें ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा आदि के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाती है, उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। उष्मागतिकी का शून्यता का जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यदि दो निकाय या प्रक्रम भिन्न भिन्न तापीय साम्यावस्था में तीसरे निकाय के साथ साम्यावस्था में है तो परस्पर तापीय साम्यावस्था में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए A है, B है, C है, मान लीजिए A के साथ B का रिलेशन अच्छा है, ठीक है, और क्या एक साथ जो है ना C का भी रिलेशन अच्छा है, तो B और C के साथ स्वाभाविक है कि रिलेशन अच्छा रहेगा, समझे।
हमको जो है ना आपके साथ रिलेशन अच्छा है, हमको जो है इसके साथ भी रिलेशन अच्छा है, तो स्वाभाविक है कि आप दोनों का रिलेशन अच्छा ही होगा, समझे? वही है यही ऊष्मागतिकी का जो सुनवा का नियम यही है। यदि दो निकाय या प्रक्रम भिन्न भिन्न तापीय साम्यावस्था में तीसरे निकाय के साथ साम्यावस्था में है तो परस्पर क्या होंगे? तापीय साम्यता में होंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देख लीजिए, किसी प्रक्रिया के दौरान ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स निकाय समझते हैं क्या कहता है? सिस्टम इसको कहते हैं, समझे? किसी प्रक्रिया के दौरान ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा यानी डेल्टा क्यू परिवेश के विरुद्ध निकाय द्वारा किए गए कार्य डेल्टा डब्ल्यू तथा आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू में वृद्धि या परिवर्तन के योगफल के बराबर होती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को बार बार पूछाता है, इसको क्या कौन सा नियम कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं कहते हैं। ऊष्मागतिकी पूछेगा किस नियम को जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है? ऊर्जा के बारे में पढ़े ना, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो विनाश किया जा सकता है, उसका क्या कर सकते हैं? एक स्थान दूसरे स्थान में ट्रांसफर कर सकते हैं। वही है ऊर्जा का संरक्षण। समझे सर बात क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मीय प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस नियम को केल्विन प्लांक या क्लासियस के कथन के माध्यम से समझा जा सकता है। ऊष्मागतिकी प्रकरण देख लीजिए, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। किसी ऊष्मागतिकी निकाय को एक अवस्था दाब आयतन से दूसरी अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मागतिकी प्रकरण कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी प्रक्रम है थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। किसी ऊष्मागतिकी निकाय को एक अवस्था यानी एक अवस्था में कौन है? द्रव या आयतन से दूसरी अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाती है। दो प्रकार की होती है ऊष्मागतिकी प्रक्रम। एक होती है समतापी प्रक्रम। समतापी मतलब क्या समझते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब क्या होता है? बराबर। थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, जहाँ पर क्या कहते हैं तापमान की क्या होगी? समान प्रक्रिया होगी, उसको क्या कहेंगे? एक समान होगा, समतापी। उसको क्या कहेंगे? समतापी प्रक्रम कहेंगे। एक बार ऑफ लाइट ऑन कर दीजिएगा। इसका देख लीजिए, पढ़ देते हैं समतापी प्रक्रम का। जब किसी निकाय में परिवर्तन के समय ताप एक समान या स्थिर रहे तो इसे प्रक्रम क्या कहलाती है? समतापी प्रक्रम यानी आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। देखिए आप देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रिया एडियाबेटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए क्या होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। जब किसी निकाय में परिवर्तन के समय निकाय व वायु वातावरण के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रुद्धोष्म प्रक्रिया। ये बार बार परिभाषा पूछ लेता है, समझे? क्वेश्चन जो है बार बार परिभाषा में ही पूछ लेता है। रुद्धोष्म प्रक्रिया है क्या? जब किसी निकाय में यानी जब किसी सिस्टम में परिवर्तन के समय निकाय व वायु वातावरण यानी सिस्टम व एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो यह प्रक्रम क्या कहलाती है? रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाती है। तो परीक्षा विशेष देख लीजिए। वर्षा ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में कपड़े शीघ्रता से सूख जाते हैं, जबकि वर्षा ऋतु में वायु का ताप क्या होती है? ताप अधिक होता है। वर्षा ऋतु में वायु का ताप अधिक होता है। हाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा उसमें है क्या, आगे देखिए ना। उसमें आप ऐसी देखिए होता क्या है, इसको आगे पढ़ देते हैं तब समझेंगे। वर्षा ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में कपड़े शीघ्रता से सूख जाता है, जबकि वर्षा ऋतु में वायु का ताप अधिक होता है। इसका कारण यह है कि वर्षा ऋतु में अपेक्षित आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी के होने के कारण वाष्पीकरण बहुत धीरे धीरे होता है। यानी इसका कारण क्या है? क्यों होता है? अपेक्षित आर्द्रता का। आर्द्रता मतलब क्या समझता है? वर्षा ऋतु में तापमान अधिक होता है। बात है कि किसकी अपेक्षा ही पूछ रहा है? वर्षा ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में जल्दी सूखा कपड़े शीघ्रता सूख जाता है। कारण क्या है बताते हैं, होता क्या है? यहाँ दिया वर्षा ऋतु का तापमान अधिक होता है। हाँ, इसलिए बता देते हैं इसका कारण क्या है। तापमान अधिक होता है लेकिन कपड़ा नहीं सूखता है। सुनिए ना, इसलिए नहीं सकता क्योंकि अपेक्षित आर्द्रता कम। देखिए होता क्या है बता देते हैं, सुनिए। अपेक्षित आर्द्रता किसको कहते हैं? आर्द्रता मतलब होता क्या है? नमी होता है। जैसे आर्द्रता का मतलब ये हुआ क्या वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, समझे? अपेक्षित आर्द्रता उसमें रहता ही है, इसलिए जो है ना नमी रहता है, इसलिए जो है वर्षा के टाइम जल्दी कपड़ा नहीं सूखता। समझे? बात ये है। तापमान अधिक रहता है फिर भी तो अपेक्षित आर्द्रता है।
समझे? तापमान अधिक है लेकिन वर्षा हो रहा है तो उसका प्रभाव बताइए क्या होगा? कारण उसका कारण क्या, अपेक्षित आर्द्रता होने के कारण जो है ना वर्षा में जो है वाष्पीकरण बहुत कम होता है। वाष्पीकरण कम होगा तो सूखेगा कम कपड़ा। वाष्पीकरण होता है कौन चीज़? वाष्पीकरण देखिए पंखा चलाते हैं, वाष्पीकरण होता है तो जल्दी सूख जाता है कपड़ा। क्या करते हैं? फैन चलाइए, कपड़ा दीजिए फैन तरफ, क्या सूख जाएगा? मैंने यही जगह समझे। आगे देख लीजिए। वर्षा ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, सूखता है कम शीत ऋतु में। किसके अपेक्षा? देखिए वर्षा ऋतु की अपेक्षा यानी वर्षा ऋतु की अपेक्षा जो होता है ना शीत ऋतु में कपड़ा जल्दी सूख जाता है। शीघ्रता से सूख जाता है, यानी जल्दी सूख जाता है। जबकि वर्षा ऋतु में वायु का ताप अधिक होता है। इसका कारण यह है कि वर्षा ऋतु में अपेक्षित आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने के कारण वाष्पीकरण क्या होता है? बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए जो है ना वर्षा ऋतु में लेट लगता है कपड़ा सूखने, समझे? तो आप देखिए आगे देखिए। जब कांच की बोतल में लगा धातु का ढक्कन नहीं खुलता है तो बोतल के मुंह पर गर्म पानी डाला जाता है, जिससे ढक्कन ढीला होकर खुल जाता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा धातु का उसमें प्रसार अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए होता क्या, कांच की बोतल में जो आप लगाते हैं कौन चीज़, किसका लगाते हैं ढक्कन? किसका ढक्कन लगाते हैं? वही उसमें लगाते हैं, किसका ढक्कन लगाते हैं? वही प्लास्टिक है ना। है अब लगाते हैं किसका? धातु है ना, तो धातु है ना। होता क्या है कि धातु जो जल्दी पसर जाता है, समझे? जल्दी इसलिए गर्म पानी डालने पर तो उसमें पसर ज़्यादा होता है, कांच की अपेक्षा ज़्यादा उसमें प्रभाव रहता है, समझे? अब आगे देखिए। जब कांच के गिलास में एकाएक गर्म दूध डाला जाता है तो क्या होगा? वह टूट जाता है, क्योंकि गिलास की अंदर की सतह दूध के संपर्क में आती है तो गर्म होकर फैलने लगती है, जबकि गिलास की बाहरी सतह उसके अनुरूप नहीं फैलती है। अतः असमान प्रसार के कारण कांच का गिलास चटक जाता है, समझे? ये सब जो है क्या कहते हैं, नॉर्मल चीज़ है। इसको पढ़ लीजिए। आगे हम आगे बताते हैं इसे विस्तार में। आज टॉपिक दिया हुआ है, इसको क्या छोड़ दिया? रेल की पटरी छोड़ दिया, गर्मी परीक्षा विशेष हटेगा पढ़ देते हैं। पूरा बात हम देख लेते हैं, चलिए पढ़ ही देते हैं। रेल की पट्टी में होता क्या है सुनिए, बताते हैं। होता क्या है बता। गर्मी के महीने में फैलता है, ठंडी में थर्मल सिकुड़ता है। एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं ना, तापीय प्रसार। हाँ इसी में भी पढ़ देते हैं, इसीलिए अपने इग्नोर करते हैं, समझे? इसलिए उसको होता क्या है, लोहा जो है ना गर्मी से फैलता है, उसमें प्रसार के कारण अगर ज़्यादा बीच में गैप नहीं रहेगा तो गैप यदि नहीं रहेगा ना तो फिर समस्या हो जाएगी। इतना टूट भी सकता है। हाँ तो अति हो जा सकता, टूट सकता है। इसमें फिर इसलिए होता है ताकि उसका जो आकार उतना अच्छी नहीं हो, दिक्कत ना हो, आराम से गाड़ी सकते। इसमें है आगे हम बता देते हैं आपको विस्तार रूप से। चलिए आगे बढ़ाते हैं। न्यूटन का शीतलन का नियम जो पढ़े हैं अभी, समझे? न्यूटन का शीतलन का नियम पढ़े हम, निकाल लीजिए PDF का, सुनिए इसको। न्यूटन का शीतलन का नियम पूछता है, बार बार पूछता है, समझे? क्या है इसका? तो यही पूछ देता है, फॉर्मूला पहले पूछ देता है। डेल्टा थीटा बटा डेल्टा T के, समझे? T बार माइनस T नॉट होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए क्या है। न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है? किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के तापांतरण के समानुपाती होता है। कहीं दिक्कत हुआ तो पूछ सकते हैं। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर क्या होती है? वस्तु और वातावरण, मतलब पढ़े थे अभी न्यूटन के शीतलन का नियम में। किसी वस्तु के ठंडा होने की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होता है। और उसी कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग समानुपाती क्या? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम मतलब वही निकाय हुआ। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर की क्या होती है? समानुपाती है। इसका उदाहरण है न्यूटन के शीतलन का नियम का उदाहरण। आगे देख लीजिए। जल का असमान व्यवहार कल भी पढ़े थे। जल का असमान व्यवहार, हाँ कितना डिग्री पर जो है, कितना डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? जल का घनत्व, हाँ 4 डिग्री सेल्सियस पर कल भी पढ़े थे। जब है ना 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक सबसे अधिक घनत्व अधिक होता है तो क्या कहते हैं आपको जो है आयतन सबसे कम कहाँ होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन भी बोले थे, याद है? 4 डिग्री सेल्सियस के बाद हाँ, आयतन नहीं बढ़ेगा। कुछ चीज 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन नहीं बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा। 4 डिग्री पर फिर बोलिएगा। आयतन बढ़ेगा। हाँ क्या बोले आप? ये 4 डिग्री
4 डिग्री सेल्सियस तो ये बोले थे, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री से 4 डिग्री से अधिक होता क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना घनत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन पूछता है कितने डिग्री पर घनत्व सबसे अधिक होता हाँ कितना डिग्री सेल्सियस पर जब पानी घनत्व सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है ना पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व सबसे अधिक होगा तो मिनिमम सबसे अधिक कौन सी होगा, आयतन, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, आयतन। तो घनत्व बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा। तो घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, तो क्या कहते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम भी होगा कौन सी, आयतन है। समझे? आप देखिए इधर ये तो कल बता ही दिए थे आपको। बता क्या है, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। समझे? मैक्सिमम होता है आयतन। आगे जाएंगे तो क्या घटते जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा कि मिनिमम हो जाएगा। समझे? और फिर आयतन क्या होगा, धीरे धीरे आयतन फिर बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस से फिर आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री से 10 डिग्री कर देगा तो उसमें क्या होगा आयतन का प्रभाव, तो पहले क्या होगा, घटेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है आयतन सबसे मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, ये बोल रहे हैं अधिकतम होता है कौन सी आयतन। तो क्या कहते हैं उसमें बढ़ता है, तो वहाँ से क्या होगा, पहले घटेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम हो जाएगा, और फिर उससे क्या होगा आगे बढ़ेगा। पहले क्या कहते हैं घटता है, फिर क्या होता है आयतन बढ़ता है। हमारे 0 डिग्री सेल्सियस से जो है ना, एक चीज़ बता रहे थे 15 डिग्री सेल्सियस में, आप बोलिएगा ना घनत्व क्या होगा, कहने का मतलब घनत्व क्या होगा। समझे? घनत्व होता है क्या है कि घनत्व धीरे धीरे पहले बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम हो जाता है घनत्व। समझे? फिर उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, मिनिमम बनता है। जैसे बुझ जाएगा आपको 0 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस में घनत्व में क्या होगा, तो घनत्व पहले क्या होगा, बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, फिर बाद में घटेगा। घटेगा। वहाँ पर दोनों ऑप्शन रहता है, या मिलेगा बढ़ेगा या घटेगा। दूसरा पहले बढ़ेगा तब घटेगा। हाँ, जैसे ऑप्शन में देगा आपको पहले बढ़ेगा, फिर दूसरा देगा घटेगा, तब देगा क्या बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले बढ़ेगा कि तब घटेगा। पहले घटेगा तब बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा तब घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर बढ़ेगा, हाँ, ऐसा मतलब- ऑप्शन दे सकता है। हाँ बिल्कुल देगा, लेकिन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा हाँ। आंसर होगा ये किस में होगा, ये घनत्व में। घनत्व में। अब आप आगे देख लीजिए, कल पढ़े थे पानी के जमने के दौरान इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, जमने के दौरान बढ़ जाता हाँ, जमने के दौरान क्या होता है, बढ़ जाता है आयतन। है। जम बर्फ के पिघलने के दौरान इसका आयतन घट जाता है। जैसे बर्फ पिघलता है ना, तो आयतन क्या होता है, घटते जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है पानी जमने के दौरान, घनत्व क्या है, उसका आयतन सबसे कम पानी होता है। जब जमेगा तो आयतन घट जाएगा, हाँ, आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाएगा हाँ। पानी जमेगा। पानी जब क्या कहते हैं इसका अथी होगा, पानी जब- बर्फ जब क्या कहते हैं पिघलने पिघलेगा। लगेगा, पिघलने लगा तो आयतन घट जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम घटता है। इसलिए बोले ना आपको, घनत्व तो सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का, लेकिन आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। समझे? घनत्व अधिक याद रखिए तो आयतन आपको याद रहेगा। क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसीलिए ये सब हो गया था। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, जो पूछने का वो पूछ लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है। बर्फ के पिघलने और पानी के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहता है। इसका आगे का LHF का मतलब क्या हुआ, देख लीजिए। LHF का LHF समझते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। LHF मतलब लेटेंट एज फॉर हीट और F फॉर फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट। इसी को कहते हैं संलयन या गलन की गुप्त ऊष्मा। एक होता है LHV, लेटेंट हीट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम वेपराइजेशन, सॉरी LHV है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है LHV। और LHF क्या है, संलयन की गुप्त ऊष्मा। LHV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। देखिए होता क्या है, उबलते हुए पानी की अपेक्षा हम लोग जानते हैं भाप से ज़्यादा जलन होता है। क्यों होता है, गुप्त ऊष्मा कारण। क्वेश्चन कुछ ऑप्शन में दे देगा कि हमको जो है गर्म पानी से जितना हमको जलन होता है उससे अधिक हमको भाप से जलन होता है। क्यों, उसका क्या कारण है, गुप्त ऊष्मा कारण, लेटेंट हीट के कारण। ऑप्शन में भी रहता है लेटेंट हीट। हाँ देखिए, उबलते हुए पानी की अपेक्षा, पानी से ज़्यादा भाप से, जैसे उबलता हुआ पानी की अपेक्षा भाप से ज़्यादा प्रभाव। देखिए ध्यान दीजिएगा, उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है। समझे? इसलिए जो होता है क्या, ऊर्जा भाप से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। भाप से जो है ना अधिक जो है कष्टदायक होता है। बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा होती है। देखिए बताते हैं, क्वेश्चन पूछता है बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन पूछता है कितना होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त गुप्त ऊष्मा होती है कितना, 80 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति ग्राम। प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
किसका 80 ग्राम स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यानी LHF क्या है? बर्फ के संलयन की विशिष्ट ऊष्मा है LHF। मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यानी बर्फ के संलयन की विशिष्ट ऊष्मा है LHF 80 कैलोरी प्रति ग्राम। क्वेश्चन पूछता है बर्फ के संलयन की विशिष्ट ऊष्मा कितना होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। आप देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम आइस यानी क्या होता है? बर्फ। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को वाटर में कन्वर्ट करने वाटर यानी कौन चीज? पानी में कन्वर्ट करने के लिए कितना कैलोरी हीट चाहिए? 80 कैलोरी हीट चाहिए। कितना कैलोरी हीट चाहिए? 80 किलो। समझे इसका मतलब? इसी का यही परिभाषा है। 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी कैलोरी की हीट की आवश्यकता होगी? 80 कैलोरी हीट की आवश्यकता होगी। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? कल ही पढ़े थे 4.02 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना? 4.2 जूल होता है। 4.2 अब देखिए वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा अभी जो पढ़े थे LHV से लेटेंट हीट ऑफ विशिष्ट ऊष्मा है यहाँ पर। जैसे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ क्या? वेपोराइजेशन LHV कितना होता है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। क्वेश्चन पूछता है वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा कितना होती है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा कितना होती है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। और क्या कहते हैं? बर्फ के संलयन की विशिष्ट ऊष्मा कितना होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। प्रति ग्राम। अब देख लीजिए अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होता है Q बराबर होता है MLH। Q पर होता है Q बराबर पढ़े थे ना MLHF। होता क्या? ध्यान दीजिए यहाँ पर एक चीज समझना है। यदि बर्फ को वाटर में बदलेंगे ना, यानी बर्फ से वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना कैलोरी चाहिए? कितना कैलोरी प्रति ग्राम चाहिए? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। कितना चाहिए? 80 किलो। यानी क्या कहते हैं? विशिष्ट बर्फ के संलयन की विशिष्ट ऊष्मा कितना चाहिए? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। नेगेटिव पूछेगा आपको आइस को यानी बर्फ को वाटर में क्या करते हैं? कन्वर्ट करेंगे तो कितना कैलोरी प्रति ग्राम चाहिए? 80 कैलोरी प्रति ग्राम चाहिए। यदि वाटर को वाष्प में बदलेंगे यानी वेपर में बदलेंगे, वाटर यानी पानी को वाष्प में बदलेंगे तो कितना कैलोरी चाहिए हमको? क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की कितना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा? वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा चाहिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम। समझ अभी ऑप्शन भी दिखाएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो होगा। देखिए विशिष्ट ऊष्मा देख लीजिए। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको किससे डिनोट करते हैं? C से। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C से डिनोट करते हैं। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर C W कर देंगे चालू। वाटर है तो इस E कितना होता है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितना होती है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितना होती है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम। 1 कैलोरी प्रति ग्राम। यानी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमको 1 कैलोरी हीट की आवश्यकता होगी। यानी 1 ग्राम वाटर का 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15 मान लीजिए 15.5 डिग्री सेल्सियस तक यानी बढ़ाने के लिए कितना कैलोरी हीट चाहिए? 1 कैलोरी हीट की आवश्यकता होती है। इसका देखिए क्वेश्चन बनाते हैं इसे रिलेटेड। तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा पढ़े थे Q बराबर MC डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब हुआ चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। और M4 मास यानी द्रव्यमान, C4 हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। आप देखिए अपना लोग तुरंत पढ़े हैं पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितना होती है? पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्षमता तुरंत पढ़े हैं ना नीचा में 1 कैलोरी प्रति ग्राम पढ़े ना तुरंत। पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितना होती है? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होती है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितना होता है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम। 1 किलो कितना होता है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है, समझे? क्या होगी? 1 कैलोरी प्रति ग्राम हो गया। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितना होती है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितना होती है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। आप देख लीजिए बर्फ के संलयन की विशिष्ट ऊष्मा कितना होती है? बर्फ के संलयन यानी बर्फ से किसमें कन्वर्ट करेंगे? बर्फ से पानी में कन्वर्ट करेंगे। यानी बर्फ से पानी कन्वर्ट करेंगे तो कितना कैलोरी चाहिए? 80 कैलोरी प्रति ग्राम चाहिए। वही ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन में भी, देखिए ऑप्शन में भी है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 540 कैलोरी प्रति ग्राम 36 से क्या होगा? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। समझ गए? अब देखिए वाष्पीकरण की विशिष्ट 540 कैलोरी प्रति ग्राम पढ़े अभी। वाष्पीकरण यानी क्या है? उसमें ये बोले थे कि आप पानी से क्या करना? वाष्प बदलना, यानी वाटर को किसमें वेपराइजेशन में बदलना।
यानी क्या करते हैं, पानी को वाष्प में बदलना, यानी वाष्पीकरण की विशिष्ट 540 ऊष्मा, यानी वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा कितना होती है? 540। 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। समझ गए? आ गया क्वेश्चन, इसलिए बार बार करा जाता है उसे, ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जहाँ देखना था हम आगे। देखिए यहाँ देखिएगा, सबसे बड़का चीज़ हम लोग जानते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब घटेगा। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे दाब उतना क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर और क्या कहते हैं, देखिए टेम्परेचर निश्चित रूप से तापमान को प्रेशर का, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा उतना दाब घटेगा। समझे? क्या समझ रहे हैं? जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे जितना तापमान बढ़ाएंगे उतना दाब मेरा क्या होगा, घटेगा। तो होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए इधर हम दाब को बढ़ा रहे हैं, इधर हम क्या किसको बढ़ा रहे हैं, इधर देखिए, इधर हम दाब को बढ़ा रहे हैं, इधर हम तापमान को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम दाब को यहाँ पर क्या किए, निश्चित कर दिए, लेकिन तापमान को हम बढ़ा रहे हैं। तो है तो तापमान कर दिए, तापमान को बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रेशर क्या है, लो हो रहा है। उसमें क्या होगा, गैस क्या होता है, उसमें गैस जो होता है, गैस को लिक्विड करने के लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। यानी गैस को जो है लिक्विड करें, गैस को क्या तरल बनाने के लिए क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्योंकि तापमान को कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है, तो क्या होगा, गैस से कहाँ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस से कहाँ तरल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए पूछता है क्या चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए कि लो प्रेशर। लो टेम्परेचर है प्रेशर। देखिए गैस से लिक्विड में हम यदि कन्वर्ट करेंगे क्या चाहिए, क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। आप जैसे मान लीजिए कि इधर से हम जो प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर को हम लो कर रहे हैं ना, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर करेंगे। सॉलिड को यदि लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा और लो प्रेशर करना पड़ेगा। समझे? क्वेश्चन पूछता है, यानी ठोस को हम लिक्विड करेंगे, उसमें उस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और प्रेशर में क्या करना पड़ेगा। हम जानते हैं क्या कहते हैं, सॉलिड को ठोस बनाएंगे तो टेम्परेचर को क्या करेंगे, टेम्परेचर को हाई करेंगे, हाई करेंगे। हाँ। प्रेशर को लो करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? गैस से लिक्विड में करेंगे तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। हाँ, लो टेम्परेचर और हाई लिक्विड से गैस में करेंगे तो सॉलिड को लिक्विड में यदि करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड को यानी लिक्विड। ठोस से आपका क्या करेंगे, यदि द्रव में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हाई टेम्परेचर चाहिए और लो प्रेशर चाहिए। देख लीजिए आगे, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल का त्रिक बिंदु आता है क्वेश्चन बार बार। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पूछता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0.01 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या उसकी कर सकते 273.16 केल्विन। होता है किसका, जल का हिमन पड़े है ना, जल का, हाँ। हिमन कितना होना चाहिए, जल का हिमन किस में, केल्विन स्केल में, केल्विन 273.15 केल्विन। देखिए जल का त्रिक बिंदु क्या है, टेम्परेचर कितना चाहिए, 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। पास देखिए इसमें प्रेशर पूछता है, दाब कितना होता है, जल का त्रिक बिंदु 111 पास्कल होता है, 111 जल का त्रिक बिंदु। हाँ, जल का क्या त्रिक कैसे बिंदु, पूछेगा इसको? जल का त्रिक बिंदु में क्या कहते हैं, आपको दाब कितना होना चाहिए, 111 पास्कल, अच्छा। और टेम्परेचर कितना चाहिए, 0.01 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उसकी करता है 273.16 केल्विन। आप देखिए जैसे हमको समझने के लिए, दाब इधर बढ़ा रहे थे और टेम्परेचर इधर क्या कर रहे, इधर बढ़ा रहे थे। तो वो क्या रहा था, इधर मान लीजिए क्या कहते हैं, सॉलिड यहाँ पर आ गया, सॉलिड यहाँ पर आ गया कौन सी, लिक्विड, यहाँ पर आया क्या, गैस। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड लिक्विड द्रव की 3 अवस्था पर है, द्रव की मुख्यतः द्रव यानी पदार्थ की, द्रव को ही द्रव सुने बोझ सुने, यानी मेटर को ही आपको बढ़ाया था, द्रव या पदार्थ से हमें चीज है। समझे? देखिए द्रव पे लिखा होगा, या द्रव अलग चीज है, द्रव भी अलग है। वही द्रव भी या द्रव का द्रव या मेटर, पदार्थ। द्रव या पदार्थ कहिए या उसको कहिए क्या, मेटर कहिए, किस में। समझे? सॉलिड लिक्विड गैस जनरली जानते हैं 3 होता है। होता क्या है, यदि हम 5 अवस्था होती है जनरली, तो वैसे 5 अवस्था होती है, लेकिन जनरली हम लोग 3 यूज करते हैं। 5 अवस्था कौन कौन होता है बताइए। ठोस द्रव गैस पदार्थ की चौथी प्लाज्मा अवस्था। नहीं, हाँ ठीक है, उसके बाद उसके बॉस आइस्टी। हाँ ठीक है, वैसे पदार्थ की 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, और उसके बाद प्लाज्मा अवस्था, उसके बाद बॉस आइस्टी। बहुत साइंटिफिक करना चाहिए। तो आपसे हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, गति जो है सबसे अधिक किस अवस्था में होगी, 5 में, गति काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक किस अवस्था में होगी, गति ऊर्जा आपको प्लाज्मा में सबसे प्लाज्मा अधिक अवस्था, होगी। क्योंकि आपको बताए थे टेम्परेचर अधिक रहेगा, समझे, गति ऊर्जा अधिक होगा। तो
तो प्लाज्मा आपको प्लाज्मा पता है, मतलब प्लाज्मा हाई सबसे टेम्परेचर में प्लाज्मा का निर्माण होता है। और सबसे कम गतिज ऊर्जा किसमें होगा? सबसे कम बहुसायनिक कण से, क्योंकि लो टेम्परेचर पर इसका बहुसायनिक कण से का निर्माण होता है। पहले होगा क्या? सबसे कम होगा किसका? बोस गतिज ऊर्जा बहुसायनिक कण से PEC जिसको कहते हैं। उसके बाद होगा ठोस का, उसके बाद ठोस, द्रव, उसके बाद द्रव गैस का, और सबसे गैस, अधिक कहाँ? प्लाज्मा। प्लाज्मा गतिज ऊर्जा, समझे? कोई दिक्कत? आगे देख लीजिए। देखिए होता क्या है, जो सॉलिड लिक्विड गैस तीन जानते हैं ना, ठोस द्रव गैस, यदि सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे, कहाँ सॉलिड से लिक्विड यानी ठोस से क्या द्रव में बदलेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग करना, पिघलना। यानी ठोली हम लोग मेल्टिंग पॉइंट उसी करते हैं, यानी क्या कहते हैं, ठोस से कहाँ द्रव में द्रव में परिवर्तित होना, उसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग, समझे? मेल्टिंग यानी गलन, गलना, ठीक है। और क्या कहते हैं, द्रव से कहाँ? द्रव से यदि मान लीजिए फिर ठोसे में आ गए, अच्छा तो उसको क्या कहेंगे? द्रव से ठोस में आ गए। फ्रीजिंग कहेंगे, ईमान जमता है, ईमान हो गया। जमता है, फ्रीजिंग उसी को नहीं कहेंगे। आप देखिए लिक्विड से गैस यदि कहेगा, हम लोग जानते हैं द्रव से गैस में वाष्पीकरण, लिक्विड से गैस वाष्पीकरण। वेपोराइजेशन, बार बार क्वेश्चन पूछता है, जब द्रव से गैस की बार तैयारी में पूछा गया था, द्रव से क्या कहते हैं, गैस में बदलते हैं, यानी वाटर को हम क्या गैस में कन्वर्ट करते हैं, वाष्पीकरण। उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण वेपोराइजेशन करते करते हैं। और गैस से यदि लिक्विड में हम बदलेंगे, गैस से लिक्विड में उसको कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन, 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 समझे? गैस से लिक्विड में कौन चीज? संघनन। और होता है देखिए, एक होता है क्या, सॉलिड से आप देखिए बताते हैं, सिंपल तरीका है जो समझने का है। कोनो कॉपी सोपी है क्या? बोला गया है? ये लेकिन है क्या? लाइए हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें बता देते हैं ठोस द्रव गैस में किसको कैसे समझना है। सबसे पहला सॉलिड हो गया, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद क्या हो गया? गैस हो गया। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी क्या? द्रव, गैस मतलब गैस होता ही है। होता क्या है देखिए, सॉलिड से लिक्विड में कहेंगे, सॉलिड से लिक्विड में इसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे, इसको गलन बोले थे। सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग इसको कहते हैं, क्या कहता है? गलन बोले थे, गलन गलना। यानी पिघलना। सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, यानी ठोस से द्रव में पिघलेगा। आप मान लीजिए क्या कहता है, ये हो गया। और देखिए लिक्विड से हम चला गया, फिर चले गैस में, पर इसे लिक्विड से गैस में तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होगा, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन इसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं दोस्तों। आप देखिए ये हो गया। अब आ जाते हैं इधर, अब तो ठोस से द्रव गए और द्रव से गैस गए, ठोस से द्रव मेल्टिंग और द्रव से गैस वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। आप देखिए हम लिक्विड से फिर चलाते हैं कहाँ? ठोस में चलाते हैं, क्या फ्रीजिंग हो जाएगा, जमना। कहता है हिमांक या जमना, जमना, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या कहते हैं? हिमांक या जमना, जमना कहते हैं। ठीक हो गया, कोई दिक्कत? आप देखिए इससे इधर आ गए तो गैस से भी तो हम लिक्विड में आएंगे, इसी को कहते हैं क्या, यदि क्या कहते हैं गैस से द्रव में आएंगे, इसको कहते हैं संघनन, इसको कहते हैं कंडेंसेशन, इंग्लिश कंडेंसेशन। कोई दिक्कत? आप देखिए, अब तो ये हो गया, हम यदि डायरेक्टेड क्या कहते हैं, कहाँ से कहाँ जाएंगे? सॉलिड से यदि गैस में जाएंगे डायरेक्टेड, ये भी हो सकता है। सॉलिड से गैस गैस में इसको कहते हैं सब्लिमेशन, क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन करते हैं, इसको क्या कहते हैं जानते हैं? सब्लिमेशन इंग्लिश का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन यानी ठोस से गैस डायरेक्ट चल जाएंगे गैस में, ठीक है। और यदि गैस से डायरेक्ट है तो हम ठोस में भी आ सकते हैं, ठोस में भी आ सकते हैं। यानी गैस से डायरेक्ट हम चलेंगे किस में? ठोस में आ जाएंगे, इसको क्या कहेंगे? डी सब्लिमेशन कहेंगे, समझे? सब्लिमेशन कहेंगे या डिपोजिशन भी कहा जाता है, डिपोजिशन भी कहा जाता है, समझे? डी सब्लिमेशन लिखा हुआ है, रिवर्स सब्लिमेशन, जमाव, जमाव, समझे? जमाव, इसका यही है, समझे? जमा हो जाएगी, हैं? जमाव, नहीं, डी सब्लिमेशन या हिंदी डिपोजिशन इसका? है, इसका हिंदी जमाव, जमाव है इसका मतलब। इसका और एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल गैस से जाएंगे सॉलिड में तो जम्पेन करेगा। उसका उदाहरण पूछता है, समझे? जैसे क्या कहता है, डायरेक्ट पूछेगा, यदि गैस से हम सॉलिड में करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? गैस से सॉलिड में गैस सॉलिड में जमाव। डी सब्लिमेशन या क्या कहते हैं उसको? जमाव। डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन, या उसको कहा जानता है हेयर भी कहता है, हेयर फ्रोस्ट, क्या हेयर फ्रोस्ट भी कहता है, है? HOAR हेयर, FROST को हेयर फ्रोस्ट भी कहता है। या इसी को कहा जाता है, क्या जानते हैं? इस ऊपर भी किए थे, और इसको कहा था कि रिवर्स सब्लिमेशन, रिवर्स यानी क्या? उल्टा, रिवर्स सब्लिमेशन, ठीक है। कोई दिक्कत? बात यही है, यही इसी लिखा हुआ है, समझ गए होंगे आपको लगता है? कोई दिक्कत नहीं? आप देखिए यहाँ पर देखिए, समझ आप वहाँ समझे तो यहाँ तुरंत समझिएगा। पानी के अंदर जाने तो प्रेशर बढ़ता है, हम लोग जानते हैं। पानी के अंदर जाने जाइएगा प्रेशर। अंदर तो प्रेशर बढ़ेगा, और पानी के ऊपर जाइएगा तो प्रेशर घटेगा, कौन जगह प्रेशर? है? यदि आप देखिए पानी के अंदर जाइएगा
पानी के सरफेस के अंदर आप जाइएगा तो प्रेशर दाब क्या होगा, आपको क्या ऊपर ठेलता है, नहीं देखते हैं, अच्छा हाँ तो प्रेशर क्या होगा, नीचे बढ़ेगा। बढ़ेगा। और क्या कहता है, जैसे पानी के ऊपर जाइएगा, यानी कि देखिए ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है, घटता है, ऊपर से जाइएगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। क्वेश्चन पूछता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना पास्कल होता है, 121 325 पास्कल, जैसे याद 121 121 325 पास्कल, 121 325 121 कहाँ सॉरी 101 325 पास्कल, सॉरी फॉर दैट 101 325 पास्कल होता है। कितना 101 कितना होता है, 101 325 पास्कल। उसी कर सकते हैं 1,01,325 101 325 याद करने के लिए वायुमंडलीय प्रेशर 101 325 101 325 क्या होता है, वायुमंडलीय प्रेशर 101 325। हाँ देखिए आप देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं पानी, यहाँ मान लीजिए पानी का सतह है, नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा मेरा, बढ़ेगा। बोले थे ना दाब क्या होगा, बढ़ेगा, दाब बढ़ रहा है। और जैसे हम पानी से ऊपर जाएंगे, यहाँ पर क्या पानी के लेवल से ऊपर हम जाएंगे तो दाब घटता है। आपको ये दाब क्यों घटता है, क्योंकि टेम्परेचर जहाँ अधिक रहेगा वहाँ दाब घटेगा। बताए थे ना, ऊपर में तो मेरा टेम्परेचर क्या है, अधिक रहता है, तो दाब तो घटेगा ही ना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं पहले का मतलब। पानी के अंदर जाइएगा तो दाब क्या होगा, दाब बढ़ेगा, बढ़ेगा। और पानी जब ऊपर पानी जाएगा ऊपर जाएगा क्या होगा, घटेगा। घटेगा। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 101 एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, 101 325 पास्कल होता है। 101 बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है, 325 पास्कल 101 325 पास्कल होता है। ठीक है, आगे देखिए। ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून दाब में अंतर की वजह से आता है। हम जानते हैं जैसे ऊपर जाते हैं तो दाब मेरा क्या होता है, प्रेशर घटता है, समझे। इसलिए जो है ना, जब पहाड़ी पर जाइएगा तो नाक से खून भी क्या कहते हैं, बढ़ने की संभावना हो जाती है। बिल्कुल। ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून दाब में अंतर की वजह से आता है, क्योंकि प्रेशर वहाँ क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि वहाँ का बाहर का वायुमंडलीय दाब शरीर के दाब की अपेक्षा कम होता है। जितना आपका शरीर का जो है ना दाब रहता है ना, इसकी अपेक्षा वहाँ पर क्या दाब कम होता है, दाब कम होता है। तो क्या होगा, नाक से खून आने की संभावना अधिक रहती है। आप देखिए वायुमंडलीय दाब, एयर प्रेशर किसमें मापते हैं, बैरोमीटर में। बार-बार इससे पहले भी बताए थे, वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है, बैरोमीटर में मापा जाता है। क्या गलती बोले हैं, नहीं सही है। हाँ देखिए, अचानक बैरोमीटर में कमी, यानी अचानक क्या होता है, बैरोमीटर में कमी आना, सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग क्या कहलाते हैं, तूफान का संकेत होता है। अचानक जो है बैरोमीटर में कमी यानी दाब में कमी आएगा तो क्या होता है, देखिए दाब में कम आएगा तो प्रेशर कहाँ आएगा, उच्च। हम लोग जानते हैं प्रेशर जो होता है ना, क्या कहते हैं, जो हवाएं कौन कहाँ चलती है, उच्च वेग से निम्न वेग की तरफ चलती है, पता है ना। प्रेशर कम होगा, समझे। देखिए अचानक बैरोमीटर में कमी यानी अचानक क्या होगा, वायु दाब में कमी आएगा तो तूफान का संकेत आएगा। अस्टॉर्म उसी की इंग्लिश है तूफान का, समझे। अस्ट्रोम STROM अस्ट्रोम यानी तूफान का संकेत होगा। क्वेश्चन पूछेगा अचानक बैरोमीटर में कमी आना क्या चीज का संकेत देता है, तूफान का संकेत देता है। बैरोमीटर में कमी आना तूफान का संकेत ना होगा, क्योंकि हम लोग वायु दाब कितना मापते हैं, बैरोमीटर में वायु दाब की कमी आएगा, तूफान आंधी तूफान आने आएगा। की क्या होगी, संभावना होगी। ब्लड प्रेशर को किसमें मापते हैं, स्फेग्नोमीटर। बार-बार क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर बताइए, बीपी ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को किसमें मापा जाता है, स्फेग्नोमीटर। इससे पहले भी बताए, स्फेग्नोमीटर मापा जाता है किससे, ब्लड प्रेशर को बीपी समझे। स्फेग्नोमीटर होता है ब्लड प्रेशर को। अब यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, देखिए धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण क्या होता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। वही बीपी होता है, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन होता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। आ गया। अब आगे देख लीजिए, होता क्या, ऊंचे पहाड़ पर खाना देर से पकता है। हम लोग जानते हैं ऊंचा पहाड़ पर जाइए खाना देर से पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का दाब के गिरने से, वहाँ पर दाब जानते हैं गिरता है, वहाँ पर ऊपर जाने पे क्या होता है, दाब घटता है ना, तो पतनांक का मान गिर जाता है। पतनांक यानी क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वहाँ पर जब दाब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या घटबे करेगा, दाब घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। नहीं दाब घटेगा, उल्टे बोल रहे हैं आप। दाब ऊपर घटेगा वायुमंडल के दाब, हाँ दाब घटेगा तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम हो, गिर जाएगा। सही बोल, वही तो हाँ बिल्कुल, तो याद तो बताते हैं इसको, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलने लगता है। देखिए क्या है, अच्छा पानी ऐसे उबलने का 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, उससे पहले वहाँ कम ही में उबलने लगता है। हाँ कम ही उबलने लगता है, क्योंकि पहाड़ों को खाना देर से पकता है, क्योंकि वहाँ का दाब गिरने से पतनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट का मान गिर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का मान गिर जाएगा तो
क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वहाँ पर बनता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का गिर जाएगा, वहाँ गिर जिससे जाएगा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलने लगता है। हाँ, लेट से बनता है, समझे। मतलब 85 डिग्री पे बनने लगता है। हाँ, 85 डिग्री पर एग्जाम्पल बता देते हैं, एग्जैक्ट नहीं है ऐसा, समझे। आप देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन नहीं देगा ही। प्रेशर कुकर में हम लोग जानते हैं खाना जल्दी पक जाता है, लेकिन किसके कारण, बात तो वो है क्योंकि वहाँ वाष्प दाब जो होता है ना, वाष्प दाब के बढ़ने से क्वेश्चन का मान बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट मैंने बढ़ उसका जाता जो है। वाष्प बनता है ऊपर निकलता तो नहीं है वो? नहीं निकलता है, प्रेशर के कारण जो है, समझे, वाष्प दाब का प्रेशर के कारण जो क्या होता है, एयर प्रेशर के कारण क्या होता है, एयर प्रेशर के कारण होता है क्या, क्वेश्चन का मान यानी बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है अब 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर उबलने लगता है, वहाँ पर 120 डिग्री सेल्सियस वहाँ उबलने लगता है, खाने का मतलब एग्जाम्पल एक बता दें, समझे। इसलिए जो है ना वो सब पूछता है किसके कारण जो है कुकर में जो है जल्दी खाना पड़ जाता है, एयर प्रेशर का कारण, वायु दाब की अधिकता के कारण क्या है, क्वेश्चन का मान बढ़ जाता है, इसलिए जब आप कुकर में क्या होता है, जल्दी प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनता है। आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, जैसे दाब में वृद्धि के कारण क्वेश्चन बढ़ता है, सही है, दाब में वृद्धि के कारण कौन सा? हाँ सही है। यही आंसर है, फर्स्ट आ गया। हाँ आ गया ना। आप देखिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भोजन पकाना मुश्किल हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ दाब कम हो जाता सुनिए है। दाब कम होने पर पानी, देखो अब इसे सुनिए, दो ऑप्शन है, अच्छा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भोजन पकाना मुश्किल हो जाता है, सही बात है, दाब कम होने पर पानी कम तापमान को उबलता है, ये भी सही है। देखिए कहता है क्या, ए और बी दोनों सही है, दोनों गलती है, ए और बी दोनों सही है और बी ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ए और बी दोनों सही है और बी ए का सही स्पष्टीकरण करता है। देखिए है क्या, दाब देखिए बी ए का सही स्पष्टीकरण करता है, दोनों सही है, देखिए होगा क्या, दाब कम होने पर पानी का जानते हैं, दाब कम होगा और इसी की वजह तो से पानी कम तापमान को उबलता है, हाँ, बनबे करते हैं, मुश्किल पर प्रेशर कम होता है तो क्या होगा, कम टेम्परेचर पर क्या बोलने लगता है, क्योंकि वहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भोजन पकाना तब क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। ए और बी दोनों सही है और क्या करता है, बी ए का क्या करता है, सही स्पष्टीकरण सही करता है। स्पष्टीकरण करता है। आप देखिए होता क्या है, हम लोग पानी जानते हैं, पानी में यदि हम आपको नमक जो सॉल्ट यानी क्या नमक, पानी में यदि नमक को मिलाएंगे, समझे, तो उसका बॉइलिंग नमक पॉइंट बढ़ क्या जाएगा। नहीं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वेश्चन बढ़ जाएगा। पानी में यदि नमक मिलाएंगे, हाँ, पानी में यदि नमक मिलाएंगे तो क्वेश्चन बढ़ जाएगा। जैसे अंडा में क्या करते हैं, उबालते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हैं? हम लोग अंडा जो उबालते हैं उसमें नमक डाल देते हैं, क्यों डाल देते हैं, ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, समझे। जी सर। पानी में यदि हम क्या करते हैं, नमक मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, और यदि पानी में यदि क्या करते हैं नमक बढ़ाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं बढ़ेगा तो फ्रीजिंग क्या होगा, दिमाग उसका घटेगा ना, जमेगा नहीं ना, बॉइलिंग पॉइंट ना बढ़ेगा, बात वही है। पानी में सॉल्ट ऐड करने से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होना मुश्किल हो जाता है, पानी में नमक मिलाने से क्या बोले, फिर बोलिए? फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन तो बढ़ जाता है बॉइलिंग क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक लेकिन बढ़ेगा ना? जमना मुश्किल हो जाता है। लेना मुश्किल नहीं हो जाएगा, अब तो नमक मिला दिए नमक मिला दिए ना, समझे, इसी क्वेश्चन बढ़ जाएगा ना। अच्छा, क्वथनांक। आप देखिए आप पहले देखे होंगे तो आप तो मान लीजिए ऊपरे में नोक्सी दोनों लगता है, बिजली से घर सब में देखिएगा, पहले होता था अर्थिंग नीचा से था, समझे, उसमें क्या कहता था, नमक डाल दो, क्यों कहता था, उसका जो है ना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, नमक डालने से वो प्रकाश बढ़ जाता था। प्रकाश बढ़ जाता था, देखते ध्यान दिए हैं। हाँ, हाँ, ये सब चीज उपयोग किए हैं। ऐसा क्यों? बोल तो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ उसका अधिक हो जाता है डालने के बाद, अच्छा, क्वथनांक क्षमता कम है तब, समझे, नहीं कि कार्बन कम लगता है। पानी भी रोज हाँ, हम लोग भी डालते थे, नमक देखिए, थोड़ा डाल देते। देखिए नमक कारण, अपन रोज डाल सुनिए देते। कारण देखिए क्या है, हमको- पकड़िए बात को, बात को पकड़िए कहाँ है। आप देखिए आइस होता है, बर्फ होता है, बर्फ में यदि हम नमक को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। यदि बर्फ है ना, बर्फ में यदि हम नमक डालेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट गलना जो है ना घट जाएगा, मैं जो स्पीड से निकल रहा है उससे स्पीड से नहीं हाँ, चलेगा। उस चीज़ से पिघलेगा नहीं, उस जैसे बर्फ सब है उसमें नमक लगा देंगे नहीं तो सुनिए पिघलेगा। ना, ठोस से दरब में ना आपसे ठोस से आप दरब में ना परिवर्तन मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ, ठोस से दरब में जाना, यानी ठोस से क्या दरब में जाना, उसी को तो मेल्टिंग कहते हैं। तो यदि बर्फ में यदि आप नमक मिला दीजिएगा तो बहुत कम क्या करता है, पिघलेगा, समझे। अब बर्फ में नमक ऐड करने से बर्फ का मेल्ट होना जो होता है आसान रहता है, यानी क्या कहते हैं, बर्फ में नमक ऐड करने से बर्फ का मेल्ट यानी पिघलना होना आसान हो जाता है। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन देखिए, आदर्श गैस समीकरण अपना लोग पढ़े हैं, P बराबर NRT। देखिए इसमें पूछता है R का मान कितना होता है, 8.314 जूल होता है, समझे। तापमान किस में मापे थे, याद है, केल्विन में, केल्विन में। और n को नंबर ऑफ मोल्स को जो है ना, एक पूछता है, एक क्या करते हैं, मोल्स बराबर कितना होता है, कितना एटम क्या मॉलिक्यूल्स होता है, 6.023 × 10⁻23
एटम्स या उसका 1 मोल बराबर जो एक होता है मोल बराबर कितना? कितना एटम्स या मॉलिक्यूल होता है? अच्छा। 6.023 × 10⁻23 एटम्स या 6.023 023 × 10⁻23 एटम्स या मोल्स होता है कौन सी? 1 मोल बराबर। अब देखिए पीवी बराबर आर टाइप रिलेशन आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक होता है कौन सी? बॉयल्स लॉ आता है सबसे पहले, बॉयल आता है बॉयल। अब लड़का क्या आता है? ज़्यादा दिखेगा उसमें टेम्परेचर अधिक आता है। हाँ लड़का भाई कहें मतलब समझने के लिए समझ रहे हैं। तो उसको क्या कहता है? टेम्परेचर कहता है क्या? अधिक अस्थिर करेगा, उससे भी करेगा। बॉयल्स लॉ समझाने का तरीका बता रहा है। हाँ तो टेम्परेचर का अस्थिर कर दीजिएगा, कैसे अस्थिर? सुनिएगा तब जब टेम्परेचर को अस्थिर कीजिएगा ना, टेम्परेचर को तो आप अस्थिर कर दिए हैं तो पीवी बराबर कांस्टेंट क्या होता है? क्योंकि पीवी बराबर अस्थिर कैसे एनआरटी करेंगे? सुनिए बताते हैं। एक मिनट पहले सुनिएगा तभी ना। बॉयल्स का नियम, बॉयल्स का जो नियम है ना उसमें यही कहता है, वहाँ पर जो है ना क्या कहता है टेम्परेचर को नियत किया जाता है। नियत यानी कांस्टेंट क्या है? पीवी बराबर क्या होता है? स्मॉल एन आर टी। तो स्मॉल एन भी तो क्या कहता है मोल्स पर रहते, ई भी कांस्टेंट रहता है, और आर जो है क्या कहता है पी बराबर एन आर टी है। इसमें किसी टेम्परेचर को ना अस्थिर किए हैं, तो टेम्परेचर को आप अस्थिर कर दिए हैं तो ये अब देखिए पीवी बराबर क्या हो जाएगा? इसको के मान लीजिए, एन आर को के मान लिया है। पी बराबर क्या करते हैं? के हो गया तो पी बराबर के, तो पी बराबर क्या भी हो सकता है। तो प्रेशर का इनवर्सिव प्रोपोर्शनल होगा कौन सी? वॉल्यूम, यानी दाब को क्या बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। बॉयल्स का प्रथम नियम के अनुसार पूछता है, तो प्रथम बॉयल्स का नियम के अनुसार यही है कि टेम्परेचर यदि आप क्या करते हैं कांस्टेंट कीजिएगा, नियत कीजिएगा तापमान को, तो दाब जो होता है ना कौन सी? आयतन का इनवर्सिव प्रोपोर्शनल होता है, विकर्मनुपाती होता है। दाब किसका विकर्मनुपाती होता है? आयतन का। दाब आयतन का क्या होता है? विकर्मनुपाती होता है। ये किसका नियम है? बॉयल्स का नियम है। रेलवे एग्जाम 2022 में असम में पूछा है, ये देखिए बार क्वेश्चन बॉयल्स का नियम यही है। क्या कहते हैं उसमें कौन सी कांस्टेंट करेंगे? तापमान कांस्टेंट करेंगे तो दाब क्या होगा? आयतन का विकर्मनुपाती हो जाएगा। इस नियम हो गया। आप देखिए सब समानुपाती होगा, सब पर टेम्परेचर को स्थिर कर दिए। आप देखिए क्या कहते हैं बॉयल्स हो गया। आप चलिए चार्ल्स में, बॉयल्स के बाद चार्ल्स। बॉयल्स का लॉ का नियम देखिए क्या लिखा हुआ है। बॉयल्स के नियम के अनुसार नियत ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर किए थे, दाब और आयतन एक दूसरे क्या होती है? विकर्मनुपाती होती है। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। किसके अनुसार? बॉयल्स के लॉ के अनुसार। आप देखिए यहाँ आए तो किसके नियम? चार्ल्स के नियम का आते हैं। इसका क्या होता है देख लीजिए। पी बराबर एन आर टी से हम लोग जानते हैं। इसमें प्रेशर यानी दाब को कांस्टेंट कर देंगे, यानी दाब को नहीं बढ़ाएंगे, दाब को सिर्फ कांस्टेंट कर देंगे, समझे? तो चार्ल्स लॉ में क्या होगा? बॉयल्स लॉ में किसको कांस्टेंट किए थे? तापमान को। क्या बॉयल्स लॉ में तापमान किए थे, और चार्ल्स लॉ में किसको करेंगे? प्रेशर यानी दाब को कांस्टेंट कर देंगे। दाब कांस्टेंट करेंगे ना तो भी समानुपाती क्या होगा? टी, यानी चार्ल्स क्या कहता है? भी समानुपाती टी, यानी भी फॉर वॉल्यूम और टी फॉर टेम्परेचर यानी तापमान। आयतन क्या होगा? तापमान का समानुपाती हो जाएगा। चार्ल्स के नियम में यही होगा। चार्ल्स के नियम के अनुसार अस्थिर दाब पर यानी प्रेशर को क्या किया? अस्थिर कर दिए, दाब को अस्थिर कर दिए, तो आयतन और तापमान एक दूसरे क्या होगा? समानुपाती होगा। क्वेश्चन में बार क्वेश्चन पूरा सीरियल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए BBI श्योर सीरियल करते हैं, समझे? आप देखिए यहाँ पर 2 पढ़ लिए हैं। तीसरा पहला किसको किए थे? क्या कहते हैं बॉयल्स लॉ में तापमान को स्थिर किए थे, तो क्या कहते हैं तापमान का प्रेशर क्या था? आयतन के विकर्मनुपाती था, फर्स्ट वाला। और दूसरा में आप चार्ल्स लॉ में क्या बोले थे? प्रेशर को आप क्या किए? कांस्टेंट किए, तो दाब क्या था? आयतन का समानुपाती था, समझ गए? अब आइए आगे अब बताए गे लुसाक का नाम, गे लुसाक्स लॉ। गे लुसाक का नियम क्या है? इसमें क्या होता है? सबसे पहले किसको किए थे? तापमान को। उसके बाद प्रेशर किए तो आप किसको करेंगे? वॉल्यूम यानी आयतन को आप क्या करेंगे? निश्चित करेंगे, यानी कांस्टेंट करेंगे। वॉल्यूम को कांस्टेंट करने पर क्या होगा? प्रेशर जो होगा तापमान पे यानी दाब तापमान क्या होगा? समानुपाती हो जाएगा। इसमें गैस गे लुसाक के नियम में, गे लुसाक का नियम में क्या है? इस नियम के अनुसार यानी गे लुसाक के नियम के अनुसार क्या है? नियत आयतन का यानी वॉल्यूम क्या किए? नियत कर दिए, तो दाब और तापमान एक दूसरे से क्या होगा? समानुपाती। बोले ना सिर्फ चार्ल्स बॉयल्स लॉ में सिर्फ विकर्मनुपाती होता है, बाद में किसका में समानुपाती होता है। देखिए बॉयल्स लॉ में सिर्फ क्या विकर्मनुपाती होता है? किसका? क्योंकि आप वहाँ पर तापमान को निश्चित किए थे, तो प्रेशर क्या था? वॉल्यूम का, यानी दाब आयतन का विकर्मनुपाती था। अब बाद बाकी देख लीजिए समानुपाती है, ठीक है? ये लुसाक के नाम में क्या था? आयतन को आप निश्चित किए, तो क्या कहते हैं दाब किसके समानुपाती था? दाब किसके? तापमान के समानुपाती था, वही है ना? ये लुसाक के अनुसार नियत आयतन पर यानी वॉल्यूम को नियत कर दिए, तो दाब और तापमान एक दूसरे क्या होगा? समानुपाती होगा, यानी दाब बढ़ाएंगे तो क्या कहते हैं हमारा तापमान भी बढ़ेगा, और तापमान बढ़ाएंगे तो मेरा दाब भी बढ़ेगा। किसके अनुसार? पूछ देगा किसके अनुसार? ये लुसाक के नियम के अनुसार। ये भी क्वेश्चन पूछा होगा।
अब देखिए सम आयतनिक प्रकरण में निकाय के द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता। क्वेश्चन बार बार पूछता है सम आयतनिक मतलब समझे, सम जो है क्या कहता है आइसोकोरिक प्रोसेस, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज जीरो। सम आयतनिक यानी आयतन को यदि क्या कहते हैं कांस्टेंट कर देंगे, सम आयतनिक मतलब वही हुआ कांस्टेंट। यदि आयतन को आप क्या किए निश्चित कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, तो उस निकाय में यानी उस सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, जीरो होता है। क्वेश्चन बार बार यदि आप क्या कहते हैं आयतन यदि आप निश्चित कर दीजिएगा तो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य यानी जीरो होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस तुरंत पढ़े थे पानी रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़े थे ना, दो प्रक्रम पढ़े थे, एगो थर्मल प्रक्रम एगो एडियाबेटिक प्रक्रम यानी तापीय प्रक्रम पढ़े थे, एगो क्या कहते हैं दूसरा कौन सी है रुद्धोष्म प्रक्रम। देख लीजिए इस प्रक्रम में निकाय और वातावरण यानी निकाय यानी कौन सी सिस्टम और वातावरण यानी सराउंडिंग लिखा हुआ इन दिस प्रोसेस यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में लिखा हुआ इन दिस प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। यानी इस प्रक्रम में यानी एडियाबेटिक प्रक्रम में निकाय और वातावरण के बीच उष्मा का आदान प्रदान क्या होता है, शून्य होता है। बार बार क्वेश्चन बार बार पूछा है डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा, जीरो। इस प्रक्रम में निकाय और वातावरण के बीच उष्मा का आदान प्रदान क्या होगा, शून्य होता है। इसे होगा थर्मस हो गया, थर्मस में भी देखते हैं निकलता है जल्दी बात नहीं निकलता, बात वही है समझे। उसमें होता क्या है मतलब सिस्टम और वातावरण के बीच उष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है। जैसे थर्मस अपना लोग जानते हैं, थर्मस में क्या पानी इतना गर्म में रहता है ना, टायर का फटना ये भी है रुद्धोष्म का प्रक्रम का उदाहरण है। ध्वनि का संचरण भी कौन सी है, रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है समझे। आप क्वेश्चन आपसे है देख लीजिए, आप अपना मानिएगा। क्वेश्चन है एक उष्मागतिकी प्रक्रम जहां परिवेश के साथ कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है उसको क्या कहलाता है, एसोथर्मल कहलाता है, एडियाबेटिक कहलाता है, एसोबारिक कहलाता है, एसोक्लोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक उष्मागतिक प्रक्रम जहाँ परिवेश के साथ कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। नहीं होगा तो एडियाबेटिक अभी पढ़े ना दोस्त प्रक्रम, कोई दिक्कत। आगे देखिए यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खोल दिए जाए तो उस कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, समझे। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, बढ़वे करेगा तो हाँ तापीय बढ़ेगा बढ़ेगा। हाँ बढ़ जाएगा। तापीय विस्तार देख लीजिए, तापीय विस्तार में पढ़े थे हम लोग इसके बारे में, रेखीय विस्तार पढ़े थे। डेल्टा एल बराबर समानुपाती डेल्टा एल टी होता है। रेखीय प्रसार में अपना गुणांक का ऐसा ही मतलब बार बार पूछता है, रेखीय प्रसार गुणांक कैसे मतलब कहता है 1/केल्विन क्या आता है 1/केल्विन रेखीय प्रसार का गुणांक। हाँ 1/केल्विन 1/केल्विन यानी पर केल्विन कर सकते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन स्लो क्या हुआ है, क्षेत्रीय प्रसार का भी होता है कौन सी 1/केल्विन होता है समझे। आयतनिक प्रसार का भी क्या होता है मतलब 1/केल्विन होता है समझे। बार बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसका जो है अनुपात अपना लोग बोले थे क्या अनुपात में ये था रेखीय विस्तार गुणांक और क्षेत्रीय विस्तार गुणांक। रेखीय हम बोले थे अल्फा बोले थे 1 अनुपात और क्षेत्रफल में कितना बोले थे 2 1 अनुपात 2 अनुपात और आयतन में कितना 3 1 अनुपात 2 अनुपात 3 बोले थे। अल्फा बीटा गामा से अल्फा मान लिए थे किसको, अल्फा मान लिए थे रेखीय विस्तार को, बीटा मान लिए थे क्षेत्रीय विस्तार को यानी एरियल एक्सपेंशन को, और तो क्या कहते हैं गामा मान लिए थे किसको आयतनिक प्रसार, आयतनिक प्रसार को समझे। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को इसमें क्या बोले थे अल्फा है इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा क्या होगा 1:2 ऐसे मान लीजिए आपको बोलेंगे बीटा बीटा बाय गामा कितना होगा 2:3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक उष्मागतिकी के नियम देखिए, अपना लोग पढ़े थे उष्मागतिकी के नियम तो थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यदि निकाय यानी सिस्टम ए निकाय बी के साथ तापीय संतुलन में हो, यानी एक इसके साथ बी के साथ और एसी के साथ में हो, बी और सी क्या होगा आपस में तापीय संतुलन में होगा। यही पढ़े थे ना, कोई दिक्कत। उष्मागतिकी का शून्यता के नियम समझ गए जो बताए थे आपको, वही है ना। हमको हमसे रिलेशन आपका बढ़िया है, हमसे रिलेशन इससे अच्छा है, स्वाभाविक है कि आपका इससे रिलेशन अच्छा होगा हो जाएगा। ठीक है, यही है कौन सी उष्मागतिकी का शून्यता का नियम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उष्मागतिकी प्रथम नियम को बोले थे क्या, संवेग संरक्षण का नियम बोले थे, याद है। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछता है बार बार डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा वी प्लस डेल्टा ओमेगा। डेल्टा क्यू का मतलब हुआ गिवन हीट यानी दिया हुआ उष्मा, और डेल्टा वी का मतलब हुआ है चेंज इन इंटरवल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन किया गया कार्य। इसमें क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन बार बार पूछता है, यहाँ क्या जानते हैं लेकिन क्या क्वेश्चन ये पूछता है उष्मागतिकी का पहला नियम, सबसे पहले फॉर्मूला दीजिएगा डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है डेल्टा वी प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा सॉरी वर्क डब्ल्यू दिया गया कार्य है ना। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा वी प्लस डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू यानी कार्य। अब क्वेश्चन यही पूछता है बार बार, यानी उष्मागतिकी के किस नियम को ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत
के बारे में बताता है। किस नियम जो है, कौन सा नियम जो है ऊष्मागतिकी का, कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताता है? कौन सा नियम? प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखिए, अच्छा अच्छा हाँ। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी पहला नियम हमें ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बताता है। ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या है देख लीजिए, जो अपना लोग बताए थे। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो विनाश ना ही किया जा सकता है। समाप्त किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? बदला जा सकता है। क्वेश्चन को दिक्कत समझ में आ रहा है? ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम देखिए क्या है। ऊष्मा स्वयं से निम्न तापमान से क्या उच्च तापमान की तरफ प्रवाहित नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। ऊर्जा स्वयं से जो है ना, अपने आप जो है स्वयं से निम्न तापमान से कहाँ उच्च तापमान की तरफ प्रवाहित नहीं हो सकती है। उसका माध्यम होना चाहिए। हाँ देखिए, किसी निकाय यानी सिस्टम की इंट्रोपी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। किसी निकाय की इंट्रोपी यानी किसी भी सिस्टम की इंट्रोपी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आप लोग यहाँ क्या पढ़े थे? यहाँ ध्यान दिए आप? यहाँ पढ़े थे इस प्रकार इससे पहले ही पढ़े थे, कभी पढ़े थे के बारे में। आप देखिए, 0 केल्विन पर किसी निकाय की इंट्रोपी शून्य होती है। कितना? 0 केल्विन पर किसी निकाय की इंट्रोपी क्या होती है? शून्य। 0 केल्विन हम जानते हैं कि नीचे नहीं होगा, क्योंकि 0 केल्विन बना 273.1 डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ, इंट्रोपी बराबर होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वही हम बताना चाहते हैं। किसी निकाय की इंट्रोपी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। समझे? इंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस यानी उथल पुथल। डिसऑर्डरनेस मतलब क्या? उथल पुथल। समझे? किसी निकाय की इंट्रोपी कभी भी क्या होता है? ऋणात्मक नहीं होती है। समझे? ऋणात्मक होगा कभी, 0 हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होगा। आपको पता थे ना? ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम देखिए, उसमें दूसरे नियम था, इसमें तीसरा नियम भी है। किसी परफेक्ट क्रिस्टल की इंट्रोपी शून्य होती है। किसी परफेक्ट यानी इंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल इज 0। किसी परफेक्ट क्रिस्टल की इंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। वृत्ताकार छिद्र वाली धातु की शीट को गर्म किया जाता है। क्या होगा? वृत्ताकार मान लीजिए कोनो क्या करते हैं, धातु है और बीच में क्या कहते हैं, छिद्र है, ठीक है। इसको जब आप गर्म कीजिएगा तो क्या होगा? बड़ा होगा, छिद्र बड़े होगा। वृत्ताकार छिद्र वाली धातु की शीट को गर्म किया जाता है तो क्या बढ़ेगा? वो फैलेगा ना, फर्स्ट टाइम में बड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। असमान व्यास D1 और D2 यानी D1 क्या है? बड़ा है, D2 से बड़ा है। तो दो छेद धातु को एक चादर से काटे जाते हैं। यदि चादर को गर्म किया जाए तो क्या होगा? गर्म करेगा तो क्या होगा? दोनों में वृद्धि होगा। कितनों काट दीजिएगा फिर भी दोनों में वृद्धि होगा। एक आदर्श किस निकाय, अपना लोग पढ़े थे ना अभी, एक परफेक्ट बॉडी में अद्वितीय विशेषता क्या होती है? एक गुड यानी एक अच्छा अवशोषक केवल, एक अच्छा अवसर्जक केवल, एक अच्छा अवशोषक, एक अच्छा उत्सर्जक। क्या होगा? दोनों होगा। एक अच्छा अवशोषक होता है जो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। यही है कौन चीज? एक आदर्श किस निकाय, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। समझे? अब हम लोग जानते हैं ब्लैक एम रफ रहेगा, यानी काला और रफ रहेगा तो खुरदरा रहेगा तो अच्छा ऑब्जर्वर होगा, गुड ऑब्जर्वर होगा। और व्हाइट और स्मूथ रहेगा तो गुड रिफ्लेक्टर होगा। जैसे व्हाइट कपड़ा आप लोग पहनते हैं ना, अच्छा उत्सर्जित कर देता है। समझे? और एयर रहेगा तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी वायु क्या होता है? उष्मा का बड़ा चालक होता है। उष्मा का बड़ा चालक क्या कहता है? चालक होता है, बुरा चालक होता है ना। एयर क्या होता है? उष्मा का बुरा चालक। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ठंडी के समय में हम लोग क्या करते हैं? ठंडी के समय में कौन चीज पहनना पसंद है? जैसे मान लीजिए क्या कम्बल आप ओढ़ लिए, हम 3 गो चादरें ओढ़ लिए, उसमें 3 गो चादर जो आप ओढ़िएगा ना, उसमें ज़्यादा गर्मी लगेगा आपको कम्बल के अपेक्षा। ये क्यों? कहिए ना क्यों होता है? आप लोग अब तुरंत क्या पढ़ेंगे? एयर जो होता है उष्मा का बुरा चालक होता है। होता क्या है कि जैसे आप चादर लिए, एयर लिए, बीच में एयर है, फिर उसमें भी एयर आ जाएगा, फिर उसमें भी एयर आ जाएगा। समझे? तो क्या कहो? रोक लेगा ना, हीट बाहर जाने ही नहीं देगा, सही से हीट बाहर जाने ही नहीं देगा, आपको गर्म बनाए रखेगा। समझे? इसलिए जो है ना, कहता है कि 2 कम्बल सेट के वेट ले, बढ़िया रहता, जल्दी ठंडा नहीं लगता। कहता है डबल लेयर, क्या कहते हैं, सिंगल लेयर आता है ना, उसमें भी डबल लेयर जो आप कीजिएगा उसमें कम ठंडी लगेगा। क्योंकि हम लोग अभी तुरंत हम लोग जानते भी हैं तो वायु क्या होता है? उष्मा का चालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इक्वल टू एयर। एयर क्या होता है? वायु का होता है, उष्मा का बुरा बैड कंडक्टर, बुरा कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। और गुड कंडक्टर कौन होता है? उष्मा का गुड कंडक्टर कौन होता है? यानी क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर यानी मतलब ये हम कहना चाहते हैं, गुड ऑब्जर्वर कौन होगा? गुड ऑब्जर्वर ब्लैक रहेगा, ब्लैक एंड रफ रहेगा।
गुड जो अच्छा फोकस रहेगा, अच्छा रिफ्लेक्टर कौन होगा, वाइट और White। स्मूथ रहेगा, समझे। वाइट और स्मूथ, स्मूथ क्या? स्मूथ चिकना, वाइट यानी क्या होता है, साफ, और स्मूथ मतलब चिकना जो होता है। दोस्तों आज क्या कहते हैं, ये पार्ट सी चला था उष्मा एवं उष्मागतिकी के बारे में। 2 वीडियो अपलोड है, 3rd वीडियो भी आ गया है, तो टाइप सी तक चला है उष्मा एवं उष्मागतिकी के बारे में। तो जाके वीडियो देखें यूट्यूब पर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूर दूर तक फैलाएं। बहुत मेहनत की है इसको बताने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक जो है अब इसके बाद ऑप्टिक्स के बारे में बताया जाएगा, प्रकाशिकी के बारे में आगे बताया जाएगा। दोस्तों कैसा लगा, आप लोग जो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूर दूर तक फैलाइए। रुकिए, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ आप बोलना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ बोल दीजिए, लाइक टाइक कुछ बोल दीजिए, जो बोलना है तो बोलने दीजिए सर, कुछ बोलेंगे, बोल दीजिए कुछ ऐसा है। आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक फैलाएं। और जितने भी हमारे शायरी हाँ बोल सकते हैं, हमारे साथी हैं उनसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी डिबेट में भाग लें। थैंक यू। चलिए धन्यवाद।